Good morning, students. Today we read our fourth chapter. This is the last chapter of our book, Globalization and the Indian Economy. As consumer in today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us. अभी बोल रहा है कि एक कंज्यूमर होने के नाते आज हमारे पास में क्या है, बहुत सी गुड्स और सर्विसेज की हमारे सामने क्या है, चॉइसेस है. The latest mobile models of digital cameras, mobile phones and television made by leading manufacturer of the world are within our reach. अभी बोल रहा है कि हमारे पास में जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं डिजिटल कैमरास के, मोबाइल फ़ोन के और जो टेलीविज़न जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं वर्ल्ड के, उनके द्वारा बनाए गए हैं, वो हमारे पास में कुछ ही दिनों में हमारे पास में होते हैं. Every season, new models of automobiles can be seen on Indian roads. Gone are the days when Ambassador and Fiat were the only cars on Indian road. अब इसमें ये कहा गया है कि हर सीज़न में हमारे पास में नई कार के मॉडल इंडियन रोड्स पे होते हैं. वह समय गया जब इंडियन रोड्स पर सिर्फ फिएट और एम्बेसडर कार्स होती थी. टुडे इंडियंस आर बाइंग कार प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज ऑफ द इन द वर्ल्ड. A similar explosion of brands can be seen for many other goods, from shirts to television to processed fruit juice. अभी बताया कि आज इंडियंस क्या कर रहे हैं, विश्व के जो भी नए मॉडल बन रहे हैं उनको परचेज कर रहे हैं. और इसी तरह का सिमिलर जो ट्रेंड है या जो चेंज है वो फ्रूट जूस के अंदर है, टेलीविज़न के अंदर है या शर्ट्स के अंदर है, उनमें भी दिखाई दे रहा है. क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण ये सब पॉसिबल हो गया है. और इसके कारण ग्लोबलाइजेशन के कारण एक देश में जो चीज़ बन रही है वो दूसरे देश में तुरंत अवेलेबल हो जाती है. इसी के कारण क्या है, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसके सामने क्या है, डिफरेंट चॉइसेस है. Such wide-ranging choice of goods in our market is a relatively recent phenomena. You won't have found such a variety of goods in Indian market even 2 decades back. In a matter of year, our market have been transformed. अब ये बोला है कि जो इस तरह का ये जो चेंजिंग है ये एक नया नज़रिया है. और इस तरह का जो ये चेंजिंग फिनोमेना था ये हमें पहले देखने को नहीं मिलता था. और इस नज़रिए में क्या कर दिया है, हमारे मार्केट को ट्रांसफॉर्म या चेंज कर दिया है. तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन अ मैटर ऑफ ईयर और मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म, एक्सप्लेन. तो आपको उसका एक्सप्लेन करना है. तो उसके अंदर आपको जो चीज़ ऊपर बताई गई है कि पुराने समय में क्या था और अभी क्या हो रहा है, लेटेस्ट डिजिटल मोबाइल के कैमरे हैं और सब चीज़ें हमें तुरंत उपलब्ध हो जाती है, गाड़ियाँ हमें तुरंत उपलब्ध हो जाती है. इसी तरह से सिमिलर एक्सप्लोजन हमने देखा शर्ट में, इन सब के अंदर. तो इससे हम कह सकते हैं कि रिसेंट ईयर में मार्केट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस? हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से समझ सकते हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन चेंजेस को लेके आते हैं. एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल? वी शैल ड्वेल ऑन दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. इन सब चीज़ों का लोगों के जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और इससे क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट होती है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. Until the middle of the 20th century, प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन कंट्री. ये बोल रहा है कि 20वीं शताब्दी के जो मिडिल तक था, जो प्रोडक्शन होता था वो लार्जली ऑर्गेनाइज होता था देश के अंदर ही. क्या चीज़ें देश के बाहर जाती थी? व्हाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दिस कंट्रीज वर रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट. क्या बाहर जाता था? रॉ मटेरियल बाहर जाता था, फूड स्टफ बाहर जाता था और फिनिश प्रोडक्ट्स बाहर जाते थे. Colonies such as India export raw material and food stuff and imported finished goods. और जो कॉलोनीज यानी इंडिया पहले क्या थी, कॉलोनी थी किसकी, अंग्रेजों की. तो कॉलोनी क्या करती थी, क्या चीज़ एक्सपोर्ट करती थी, रॉ मटेरियल और फूड स्टफ. और क्या चीज़ें इंपोर्ट करती थी, फिनिश गुड. जैसा कि आपको मालूम ही है, जैसे ही फॉरेनर्स या ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या, हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया. और सॉरी और उसके बाद में उन्होंने क्या किया,
इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया और यहाँ से रॉ मटेरियल भेजते, फूड स्टफ भेजते और वहाँ से वो लोग जो फिनिश गुड है उनको मंगाते थे। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्री, और जो डिस्टेंट कंट्री होती थी उनको जो लिंक करता था दैट इज ट्रेड। दैट वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और इससे पहले जो लार्ज कंपनीज होती थी उन्हें क्या कहते थे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते थे। कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर एमएनसी, एंड एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल हिज प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन और कंट्रीज। एक एमएनसी वो कंपनी है जो अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, ऑर्गेनाइज करती है एक से अधिक नेशन में, राष्ट्र के अंदर या एक से अधिक कंट्रीज के अंदर। MNC set up offices and factory for production in region where they can get cheap labor and other resources। अब MNC क्या करती है, जो अपनी ऑफिस और फैक्ट्री वहाँ पर खोलती हैं जहाँ पर उनको चीप लेबर मिले, चीप रॉ मटेरियल मिले। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट देयर प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ लो। ये इसलिए ताकि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उनको कम पड़े, एंड एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, और एमएनसी को क्या हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से एमएनसी ने अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड कर रखा है पूरे देश के डिफरेंट प्लेसेस पर। अ लार्ज एमएनसी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, हु डिज़ाइन इट्स इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इन यूनाइटेड स्टेट। उसने अपने इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट उसको डिज़ाइन किया यूएस के अंदर। उसके अलावा देन इट ऑर्डर चाइना फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। वहाँ पर उन्होंने चाइना को ऑर्डर दिया जो कंपोनेंट्स है उनके प्रोडक्शन के लिए दी, और उसके बाद भी उनको मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पर भेजा गया असेंबल करने के लिए। और वहाँ पर असेंबल करने के लिए इसलिए भेजा गया क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ हैं यूएस और यूरोप की, वो वहाँ से क्या पड़ती है, पास पड़ती है। इसी तरह सिमिलर सेम टाइम में क्या किया गया, कंपनी ने अपना जो कस्टमर केयर है वो इंडिया के अंदर खोला, क्योंकि यहाँ पर एक तो स्किल्ड इंजीनियर हैं, उसके अलावा इंग्लिश एजुकेटेड यूथ है हु कैन इजीली कन्वर्स विद द कस्टमर दैट आर एस्टैब्लिश ऑल अराउंड द वर्ल्ड। In this example, the MNC is not only selling its finished products globally, but more important, the goods and services are produced globally। इस example में MNC क्या कर रही है कि अपने जो प्रोडक्ट है उसको सिर्फ ग्लोबली प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बल्कि क्या कर रही है, सर्विसेज को भी क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है ग्लोबली। एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। और इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, इन अ कॉम्प्लेक्स वे, एक जटिल तरीके से जो वो क्या है, ऑर्गेनाइज हो रहा है। यहाँ पर एमएनसी देखिए क्या कर रही है, अपने देश में बनाई चीज़ को दूसरे देश में बेच रही है, और उसके अलावा क्या कर रही है, जो डिफरेंट सर्विसेज है उनको भी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस करवा रही है। तो और जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, इन अ कॉम्प्लेक्स वे। The production process is divided into small part and spread out across the globe in the above example। अब देखिए जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट कंट्रीज में ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब देखिए चाइना क्या है, एक चीप लोकेशन है, किसके लिए, कंपोनेंट्स के लिए। तो चाइना से उन्होंने कंपोनेंट्स खरीदे, और मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप क्या है, दे आर नियरेस्ट टू द यूएस एंड यूरोप मार्केट, दैट्स वाई दे organize their assembling services in these countries। India is a highly skilled engineer who can understand the technical aspect of production। अब इंडिया में क्या है, स्किल इंजीनियर है जो इजीली जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उनको समझ सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश एजुकेटेड यूथ है हु कैन इजीली प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज। एंड इट्स मीन कि एमएनसी को क्या हुआ, 50 to 60% क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, किसका, कॉस्ट सेविंग का। The advantage of spreading out production across the border to multinational can be truly immense। अब आता है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब यहाँ पे इसमें ये बताया गया है कि एक एमएनसी अपना प्रोडक्शन कहाँ पर सेटअप करती है, एंड इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट, वेयर देयर इज स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज assured।
यहाँ पर ही कहा गया है कि एक एमएनसी अपना प्रोटेक्शन क्या है वहाँ पर सेटअप करती है वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट, वेयर देर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अश्योर्ड, और जहाँ पर जो प्रोडक्शन के दूसरे फैक्टर्स हैं उनको अश्योर किया जाता है। इन एडिशन इसके अलावा क्या करती है, एमएनसी माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज, एमएनसी क्या करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी देखती है, उनके इंटरेस्ट को भी देखती है कि गवर्नमेंट उनकी पॉलिसीज़ को फेवर कर रही है, then they establish their production unit in these area. You will read more about these policies later in the chapter. Having assured themselves of this condition, MNC set up factories and office for production. The money that is spent to buy asset such as land, building, machine and other equipment is called investment. अब ये क्या हो रहा है कि इन सब चीज़ों से अश्योर्ड होने के बाद में एमएनसी क्या करती है, अपनी फैक्ट्रीज वहाँ पर लगाती है और अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करती है। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय असेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? मनी दैट इज यूज टू परचेज assets like land, building, machinery, etc. These are known as इन्वेस्टमेंट। किसी भी चीज़ में जैसे लैंड में, बिल्डिंग में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब उसी के अलावा आगे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज के द्वारा किया जाता है उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज असेट्स विल अर्न प्रॉफिट। और कोई भी असेट में इसलिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि उससे ये आशा की जाती है कि भविष्य में उसे क्या देगा, प्रॉफिट देगा। At time, MNC set up production jointly with some of the local companies of this country. The benefit to local companies of such joint production is twofold. First, MNC can provide money for additional investment, like buying new machine for faster production. Second, MNC might bring with them the latest technology for production. अब ये क्या कर रहा है कि एट टाइम, उसी समय पर एमएनसी क्या करती है, जो अपना प्रोडक्शन है वो क्या करती है, जो लोकल कंपनीज है उनके साथ में जॉइंटली करती है। और इससे एमएनसी को क्या बेनिफिट होता है, एक तो एमएनसी क्या कर इससे सॉरी जो लोकल कंपनीज है उसको क्या बेनिफिट होता है, एमएनसी एक तो उसको एडिशनल कैपिटल प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट के द्वारा, जैसे मशीनरी खरीदना या फास्टर प्रोडक्शन के लिए और कोई चीज़ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। सेकंड, इससे क्या होता है, एमएनसी अपने साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती है जिससे कि उसका प्रोडक्शन फास्ट होता है। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनी एंड देन टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। लेकिन जो मोस्ट कॉमन रूट है एमएनसी का वो क्या है कि सबसे पहले लोकल कंपनीज को खरीदना और उसके बाद में अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना। एमएनसी विथ ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली टू डू सो। और एमएनसी क्या करती है कि अपनी ह्यूज यानी अपनी जो बहुत सारा पैसा है उसके साथ में ये चीज़ें इजीली कर सकती है। टू टेक एन एग्जाम्पल, Cargill Food, a very large American MNC, has bought over a smaller Indian company such as Parak Food. Parak Food had built a large marketing network in various parts of India where its brand was well reputed. Also, Parak Food had 4 oil refineries whose control has now shifted to Cargill. अब देखिए, एक अमेरिकन कंपनी है कारगिल, उसने क्या किया, इंडिया में एक बहुत अच्छी कंपनी चल रही थी ऑयल के अंदर, परक फूड, उसने क्या करा, उसको ओवरटेक कर लिया। और वहाँ पर परक फूड के पास में क्या है, 4 ऑयल रिफाइनरी थी। अब उसका जो कंट्रोल है वो किसके पास में शिफ्ट हो गया, कारगिल। अब कारगिल ने क्या किया, अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया कैपिटल के रूप में और मशीनरी, न्यू मशीनरी के रूप में। तो इससे जो प्रोडक्शन था वो 5 मिलियन पाउचेस डेली हो गया। In fact, many of the top MNC company have wealth exceeding the entire budget of the developing country government. With such enormous wealth, imagine the power and influence of the MNC. अभी बोल रहा है कि जो MNC अपनी ह्यूज वेल्थ से क्या करती है, जो लोकल कंपनी है उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है। और कई MNC के पास में इतना पैसा है कि जितना एक देश में एक गवर्नमेंट बजट घोषित करती है उतना पैसा MNC के पास में। आप MNC की ताकत का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं।
There is another way in which MNC control production, large order for production with small producer, garment, footwear, sport item are example of industry where production is carried out by large number of small producer around the world. अब दूसरा जो तरीका जिसमें एमएनसी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, एमएनसी क्या करती है, जो देश भर में स्मॉल प्रोड्यूसर फैले हुए हैं जैसे गारमेंट है, फुटबॉल है, स्पोर्ट्स है, उनको क्या करती है, छोटे छोटे उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा देती है और उनसे माल बनवा कर लेती है। और दूसरी तरफ से क्या करती है, कई बार कंपनी क्या करती है, उन्हीं कंपनियों का बना हुआ माल ले लेती है और अपने ब्रांड नेम से बेचती है। These large MNC have tremendous power to determine price, quantity, delivery and labor condition for these distance products. अब MNC क्या करती है, MNC के पास में खूब पैसा होता है, उस पैसे से वो क्या करती है, लेबर को, क्वालिटी को, डिलीवरी को, सभी कंडीशंस को अपने वश में कर लेती है। Thus we see that there are a variety of ways in which the MNC are spreading their production and interacting with local producer in various countries across the globe by setting up। देखिए अब ये बोल रहा है कि बहुत सारे तरीके हैं जिनसे MNC क्या करती है, जो देश भर के अंदर जो डिफरेंट प्रोड्यूसर फैले हुए हैं या कंट्री के बाहर जितने डिफरेंट जो कस्टमर फैले हुए हैं उनसे क्या करती है, किस तरह से डील करती है, बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनी। वो क्या करती है, लोकल कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करती है। या क्या करती है, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई, या लोकल कंपनीज को सप्लाईज के लिए यूज़ करती है। बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज, या करती है लोकल कंपनी के साथ में कंपटीशन करती है या उन्हें खरीद लेती है। MNC आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दिस डिस्टेंस लोकेशन। MNC क्या करती है, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती है इन सब चीज़ों पर जो दूर है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दिस वाइडली डिस्पर्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक, और जो प्रोडक्शन है वो क्या रहता है, आपस में इंटरलिंक जुड़ा हुआ रहता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ MNC स्टार्ट देयर प्रोडक्शन, या MNC किस तरह से अपने जो प्रोडक्शन है उसको लिंक करती है आपस में एक दूसरे से। तो ये चीज़ें जैसे ऊपर बताई लोकल कंपनीज को सप्लाई के लिए अपॉइंट करती है, उसके बाद में उनके साथ में कंपटीशन करती है, उसके बाद में जो देश भर में छोटे छोटे प्रोड्यूसर फैले हुए उनसे माल लेती है और अपने ब्रांड नेम से बेचती है, या उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, फिर उनसे माल बनवाती है। इस तरह से MNC क्या करती है, उनको इंटरलिंक करती है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अब इस टॉपिक में ये बताया गया है कि जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या करता है, मार्केट का इंटीग्रेशन करता है। फॉरेन ट्रेड मार्केट का इंटीग्रेशन करता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग फॉर। अब ये बोल रहा है कि बहुत लंबे समय तक फॉरेन ट्रेड क्या था, एक चैनल था जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उनको कनेक्ट करने का। In history you would have read about the trade routes। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो डिफरेंट ट्रेड रूट्स थे वो एशिया को अदर कंट्रीज़ के साथ में क्या करते थे, जोड़ते थे। आल्सो यू वुड रिमेंबर दैट इट वाज ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज सच एज ईस्ट इंडिया कंपनी। और आपको ध्यान होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको किस चीज़ ने अटैक किया, एक तो हमारे यहाँ पर जो रॉ मटेरियल थे उन चीज़ ने अटैक किया, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर बहुत सी जो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स थी और उसके कारण वो यहाँ पर क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। व्हाट देन इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब ये बोल रहा है कि फॉरेन ट्रेड का क्या बेसिक फंक्शन होता है। तो लेट्स रीड व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। टू पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अब ये क्या बोल रहा है कि सिंपली रूप से अगर हम कहें तो फॉरेन ट्रेड क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कि वो अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर, जो डोमेस्टिक मार्केट है उससे बाहर बेच सके।
Producer can sell their produce not only in market located within the country but can also compete in market located इन अदर कंट्रीज. अब ये बोला है कि प्रोड्यूसर सिर्फ अपना जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ लोकल मार्केट में नहीं बल्कि जो वर्ल्ड के अंदर भी अपने प्रोडक्शन को बेच सकता है. सिमिलरली फॉर द बायर्स import of goods produced in another country is one way to expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. इसी तरह से कस्टमर को भी क्या मिलता है, फॉरेन ट्रेड के कारण चॉइस मिलता है कि वो अपने डोमेस्टिक आइटम ही नहीं बल्कि इंपोर्टेड आइटम्स भी वो खरीद सकता है. तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ फॉरेन ट्रेड इंट्रीगेट द डिफरेंट मार्केट. तो फॉरेन ट्रेड किस तरह से इंट्रीगेट करता है. फॉरेन ट्रेड क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो डोमेस्टिक मार्केट के बाहर भी अपनी चीज़ों को बेच सके. उसके अलावा वो क्या करता है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट कर सके. और उसके अलावा उसे विदेशी चीज़ों को, इंपोर्टेड चीज़ों को भी पहनने का मौका या यूज़ करने का मौका मिलता है. जैसे अब चाइनीज़ टॉयज़ का हम लोग एग्जांपल लें. चाइनीज़ टॉयज़ क्या और हैं, सस्ते होने के कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी जगह बिक रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इन दिनों चाइनीज़ टॉयज़ को बैन कर दिया. इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेज. अब देखिए फॉरेन ट्रेड होने से क्या हो गया कि पूरी जगह एक ही रेट में माल मिलता है, चाहे वह इंडिया में हो चाहे वो फॉरेन में हो. तो इससे क्या हो गया, जो प्राइसेस हैं वो भी क्या हो गई, एक ही गुड की सिमिलर हो गई, चाहे आप कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर परचेज कर लें. और फॉरेन ट्रेड से क्या हो गया, हमारे देश के जो प्रोड्यूसर थे उन्हें अपनी जो गुड्स है जो फॉरेन है उसके बराबर बनाने का मौका मिला. और फॉरेन ट्रेड ने क्या कर दिया, जो डिफरेंट मार्केट है उनको क्या कर दिया, आपस में इंटरलिंक कर दिया. अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चालू होता है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या है. अब देखिए ग्लोबलाइजेशन को अगर मैं आपको बताऊं तो ग्लोबलाइजेशन दो वर्ड से मिलकर बना है. ग्लोब का मतलब क्या होता है, पृथ्वी. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि अपनी चीज़ को पूरे विश्व के अंदर फैला देना. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, इंटरलिंकिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. इंटरलिंकिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. In the past 2 to 3 decades, more and more MNC have been looking for location around the world which would be cheap for their production. Foreign investment by MNC in these countries has been rising. At the same time, foreign trade between countries has been rising rapidly. A large part of the foreign trade is also controlled by MNC. अभी क्या बोल रहा है, पिछले 2 से 3 दशकों में क्या हो रहा है, MNC ने अपनी लोकेशन कहाँ पर ढूंढी, जहाँ पर उसे अपना प्रोडक्शन, जहाँ पर वो अपना प्रोडक्शन चीप कर सके. उसके अलावा एक लार्ज पार्ट जो फॉरेन ट्रेड का है वो भी किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एमएनसी के द्वारा. जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा कि फोर्ड मोटर ने अपना जो कारखाना है वो इंडिया में लगाया, इंडियन कार्स के जो कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए. और वहाँ से उसने क्या करा, वो कार एक्सपोर्ट भी करती थी अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को. किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन थी, लेबर सस्ते थे, तो उन्होंने कहा कि जो कंपोनेंट्स है वो सस्ते पड़ेंगे. तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ग्लोबलाइजेशन कहलाती है. तो अब इसके रिजल्ट के कारण क्या होता है, बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर आता है और मार्केट एक दूसरे देश से आपस में मिलता है. तो इस तरह से हम लोग ग्लोबलाइजेशन को क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण रैपिड इंटीग्रेशन होता है, तेजी से जुड़ाव होता है, किसके बीच में, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में. MNC आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. MNC क्या करती है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है. मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डेकेड बैक. आज क्या हो गया, कई दशकों पहले जो लोग बात सोचते थे कि हम कैसे करेंगे संपर्क, आज वो सब चीज़
किसके कारण पॉसिबल हो गया? ग्लोबलाइजेशन के कारण. Beside the movement of goods, services, investment and technology, there is one way in which the countries can be connected. This is through the movement of people between country. People usually move from one country to another in search of better income, better job or better education. In the past few decades, however, there has been much increase in the movement of people between countries due to the various restrictions. अब क्या हो गया? गुड्स सर्विसेज इन्वेस्ट और टेक्नोलॉजी के अलावा आजकल लोग क्या हो गए? कंट्रीज एक दूसरे से क्या होने लगी? कनेक्ट होने लगी. और ये किस कारण कनेक्ट होने लगी? क्योंकि लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे. और लोग बाग यूजुअली मूव किस तरह से किसके लिए करते हैं? बेटर इनकम के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए. तो इन फ्यू डेकेड्स में क्या होने लगा कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है लोगों के मूवमेंट में. किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण लोग बाग आपस में एक दूसरे से नज़दीक आ गए.